Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss regarding cardiomyopathy. So like the various types of cardiomyopathy and what are the clinical manifestation of different type of cardiomyopathy and their treatment. So all the things we are going to discuss. So first of all, cardiomyopathy. So cardio means heart, as you know, cardio means heart, myo means muscles of the heart, and pathy means disease. It means cardiomyopathy is the disease of the muscles of the heart. Very simple. Cardiomyopathy means disease of the muscles of the heart. So basically disease में क्या होता है of the muscles of the heart को? So it is a disease of the heart muscles, okay, in which the heart, जो हमारे हार्ट के जो मसल्स है वो या तो वीक हो जाएंगे या तो थीन हो जाएंगे, है ना. सो जो हमारे हार्ट के जो मसल्स है वो वीक हो जाएंगे, थिन हो जाएंगे और इनलार्ज हो जाएंगे या फिर थिक हो जाएंगे और स्टिफ हो जाएंगे. सो जो हमारे हार्ट के मसल्स है उसका काम क्या है? ऑफ कोर्स पंपिंग का काम है, पंप करना एंड ऑल ओवर द बॉडीज को वाटर्स के थ्रू पूरा ब्लड को सर्कुलेट करना, राइट. सो हार्ट के मसल का काम है पंपिंग करना. सो ऑफ कोर्स अगर जो हमारे हार्ट के मसल्स को अगर प्रॉब्लम होगा, उसको डिजीज होगा, तो क्या होगा? हार्ट के जो मसल्स है वो प्रॉपर पंप नहीं कर पाएगा. प्रॉपर पंप नहीं कर पाएगा तो ब्लड हमारे अदर ऑर्गन्स को मिल नहीं पाएगा. ठीक है, वो क्यों हो रहा है? या तो जो हार्ट के मसल्स है वो वीक हो गई है, थिन हो गई है, इनलार्ज्ड हो गई है, स्टिफ हो गई है, रिजिड हो गई है ना. अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रॉब्लम होगा. जो हम पढ़ेंगे ना टाइप्स ऑफ कार्डियोमायोपैथी, सो लाइक डायलेटेड हो गया, रेस्ट्रिक्टिव हो गया, हाइपरट्रॉफिक हो गया. सो हर चीज में लाइक इन डिफरेंट कार्डियोमायोपैथी अलग अलग प्रॉब्लम होगा. सो बेस्ड ऑन दैट तो या तो वीक होगी, थिन होगी, इनलार्ज होगी, थिक होगी और स्टिफ होगी. सो बिकॉज ऑफ दैट कैन नॉट पंप द ब्लड इफेक्टिवली. हार्ट के मसल्स का काम है ब्लड को पंप करना, सो प्रॉपर ब्लड को पंप नहीं कर पाएगी. एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा? प्रॉब्लम हो सकता है या तो हार्ट फेलियर, क्योंकि हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पा रही है. सो अच्छे से पंप नहीं कर पा रही है, सो अच्छे से ब्लड को सर्कुलेट नहीं कर पा रही है, सो हार्ट फेलियर हो सकता है ना. हार्ट फेलियर हो सकता है और अरिथमियाज हो सकते हैं. हार्ट के जो कंडक्शन सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं होगा, तो लाइक एबनॉर्मल रिदम हो सकती है. सो लाइक वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती है. ठीक है. सो कार्डियोमायोपैथी इन सिंपल वर्ड, इट इज द डिजीज ऑफ द हार्ट मसल. क्यों? बिकॉज ऑफ द कि जो हार्ट की जो मसल्स है वो वीक हो जाती है, थिन या स्टिफ या रिजिड हो जाती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वो प्रॉपर पंप नहीं कर पाती ब्लड को, तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर, अरिथमियाज होने के चांसेस होते हैं एंड इवन सडन कार्डियक डेथ भी हो जाती है. ठीक है. ओके. देन दिस डिजीज जो है ना, हमारा कार्डियोमायोपैथी जो है वो अक्वायर्ड हो सकता है या तो हेरिडिटरी हो सकती है. ठीक है. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज प्रोग्रेसिव होता है. मतलब अगर कार्डियोमायोपैथी स्टार्ट हुआ, सो ये धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा. अगर आपने सही टाइम पे आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया, आपने इंटरवेंशन नहीं दिया, तो धीरे धीरे माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर होते होते पूरे के पूरे हार्ट मसल्स को इन्वॉल्व कर सकती है ना. सो दिस इज द प्रोग्रेसिव डिजीज, राइट. सो द फर्स्ट टाइप हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, DCM, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. सो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है ना, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल. ये हमारा देखो, ये हमारा नॉर्मल हार्ट है. सी द इमेज एंड लाइक यू कैन डिफ्रेंशिएट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक ये इतना आपको पूरा ऐसे माइंड में मैप बना के चलते रहना है. कुछ रट्टा नहीं करना, पूरा माइंड में मैपिंग करते जाओ. आपको हर चीज इजिली याद हो जाएगा. उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसे क्या करना है, आपको हर चीज समझ में आ जाएगा. ठीक है. सो ये हमारा नॉर्मल हार्ट है, हेल्दी हार्ट है, जिसमें आपको दिख रहा है, ये हमारा वेंट्रिकल्स है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये हमारा राइट एट्रियम है और ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है. ठीक है. और ये हमारे अंदर ये ऑर्टा है. सो ये दिस इज द हार्ट मसल जो कि हेल्दी है. और इसमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे जो ये वेंट्रिकल आपको क्या दिख रही है, वेंट्रिकल थोड़ी इनलार्ज हो गई है. एंड ये जो वॉल्स है ना, ये क्या हो गई? थिन हो गई. यहाँ पे देखो वॉल्स थोड़ी थिक सी है एंड यहाँ पे जो वॉल्स होगी वो थिन हो गई है. हार्ट, ये जो हमारा वेंट्रिकल्स है वो डायलेटेड हो गई है. ठीक है ना. So in dilated cardiomyopathy what happens, it is start from the left ventricle. क्या होता है? left ventricle start to dilate. लेफ्ट वेंट्रिकल ना डायलेट होने स्टार्ट हो जाती है एंड डायलेट होते होते वो स्ट्रेचिंग मतलब होने स्टार्ट हो जाती है. एंड जैसे जैसे डायलेट होगी, स्ट्रेच होगी, तो ऑफकोर्स क्या होगा, जो ये वॉल्स है वो क्या होने लग जाएंगे? थिन हो जाएंगे. ऑफकोर्स आप लेट सपोज आप इमेजिन करो, आप एक बलून ले रखे हो, बलून को आप उसके अंदर हवा भर रहे हो, इन्फ्लेट कर रहे हो. तो जितना आप इन्फ्लेट करते रहोगे, जितना जितना वो स्ट्रेच होगा, डायलेट होगा, उसकी जो वॉल्स है उतनी पतली होती है एंड एट द एंड क्या हो जाता है? फट जाता है. ऐसे होता है ना. सो इसमें भी वही कंडीशन हो रहा है कि जो हार्ट की जो मसल्स है ना, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो डायलेट होने
स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रेच होने लग जाती है, एंड स्ट्रेच होते होते क्या होता है कि जो ये वॉल्स है ना वो थिन हो जाती है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द वीक ऑफ द हार्ट मसल्स। ये जो हार्ट की जो मसल्स है ना वीक हो गई है, ठीक है ना। सो क्या हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल बिगिन टू डायलेट एंड स्ट्रेच एंड डिक्रीज द थिकनेस ऑफ वॉल। सो क्या होगा, इनलार्ज द चैम्बर्स। समझ में आई? मतलब कि जो वेंट्रिकल्स है वो क्या होना स्टार्ट हुआ, डायलेट और स्ट्रेच होना स्टार्ट हुआ। सो बिकॉज ऑफ द डायलेशन क्या हुआ, जो वॉल की जो थिकनेस है ना, वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स की जो थिकनेस है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, एंड धीरे धीरे क्या होगा, जो चैम्बर्स है वो क्या हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी। एंड लाइक नाम में ही छुपा हुआ है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, मतलब कि डायलेट होना स्टार्ट हो जाएगी, वेंट्रिकल्स डायलेट होगी, स्ट्रेच हो जाएगी, जिसकी वजह से वॉल थिन हो जाएगी एंड चैम्बर्स क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। आई बात समझ में? सो दिस इज द की पॉइंट। डायलेट होगी, स्ट्रेच होने की वजह से डायलेट होती रहेगी, डायलेट होते 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 जो वॉल्स है वो इतनी थिन हो जाएगी कि एट द एंड क्या हो जाएगा, चैम्बर्स क्या हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी, ठीक है। सो एंड बिकॉज ऑफ डेट और क्या होगा, एन्यूलस डायलेशन ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल। देखो क्या हुआ, देख अगर लेट सपोज अगर सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल इन्वॉल्व है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आपको पता है लेफ्ट एट्रियम से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है वो कौन कंट्रोल करता है, यहाँ पे मिट्रल वॉल्व होता है, बाइकस्पिड वेल्व होता है, राइट। सो बाइकस्पिड वेल्व यहाँ पे है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है, इमेजिन कर लो, यहाँ पे बाइकस्पिड वेल्व है, सी दिस इज द बाइकस्पिड वेल्व, यहाँ पे बाइकस्पिड वेल्व होगा, एंड दिस इज द एन्यूलर रिंग होगा, है ना, वेल्व का एन्यूलर रिंग है, ठीक है। एंड ये हमारा कॉर्डेट टेन्यूड है, यहाँ पे प्यूपिलरी मसल से ये कनेक्टेड है। तो जैसे जैसे ये हमारा वेंट्रिकल इनलार्ज होगा तो ये हमारा प्यूपिलरी मसल्स भी ऐसी इनलार्ज होती रहेगी, तो ये जो हमारे जो एन्यूलस रिंग है ना वो और ज्यादा डायलेट हो जाएगी, और ज्यादा डायलेट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, माइट्रल रिगर्जिटेशन हो जाएगा, ब्लड का बैक फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो अगर हमारा सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल इन्वॉल्व होगा तो बाइकस्पिड लाइक माइट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन होगा, एंड अगर राइट वेंट्रिकल इन्वॉल्व हो जाएगी तो हमारा ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है, एन्यूलस डायलेशन ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रिगर्जिटेशन हो रहा है। आई बस समझ में? वेरी सिंपल, मतलब सब कुछ इजी चीज से है, ठीक है। तो एंड अगर हम कॉज की बात करें कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का जो कॉमन कॉज है दैट इज द वायरल। बेसिकली जो हमारा मायोकार्डाइटिस है ना, हमारा मायोकार्डाइटिस में अगर वायरल इन्फेक्शन होता है ना, लाइक हमारा कोविड-19 हो गया, पैरावायरस हो गया, कोकैक्सी वायरस हो गया, है ना। सो बिकॉज ऑफ द वायरल इन्फेक्शन, वायरल मायोकार्डाइटिस की वजह से भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी देखा जाता है। एंड जो क्रोनिक अल्कोहल पेशेंट होते हैं ना, जो बहुत लॉन्ग टर्म से अल्कोहल यूज करते हैं, क्रोनिक अल्कोहल पर्सन में भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। प्लस प्रेगनेंसी ऑल्सो इंड्यूस द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। एंड कुछ प्लेस पे क्या होते हैं, इडियोपैथिक होते हैं, जो कॉज है वो अननोन होते हैं, पता नहीं चलता कि क्या कॉज है। कुछ जगह तो लाइक वायरल हो गया, हमारा क्या बोलते हैं, क्रोनिक एल्कोहलिज्म हो गया, प्रेगनेंसी भी भी एक फैक्टर है। प्लस कुछ जगह पे इडियोपैथिक होती है, कोज अननोन होती है ना, बिकॉज ऑफ द फेमिलियल जेनेटिक की वजह से, ठीक है। देन अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ठीक है, सो आपको समझ में आ गया, वॉल जो है वो क्या हो गया, चैम्बर्स इनलार्ज हो गया, क्योंकि जो मसल्स है वो वीक हो रखी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डायलेशन हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, तो वॉल क्या हो गई, थिन हो गई है, ठीक है। उसकी वजह से क्या क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे ना, तो उसमें आपको क्या दिखेगा, डिमिनिश्ड कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट्स, जो हमारे हार्ट मसल्स में जो कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट्स है दैट इज द एक्टिन एंड मायोसिन, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, डिमिनिश्ड हो जाएंगे। एंड डिफ्यूज नेक्रोसिस ऑफ द मायोकार्डियल सेल्स, ठीक है, ये तो हमारा लाइक उसमें फाइंडिंग्स में आएगा। बट बेसिकली क्या हो रहा है ना, इसमें आपको क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पुअर सिस्टोलिक फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि देखो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल का काम ही है कि कॉन्ट्रैक्ट करके ऑर्टर के थ्रू पूरा ब्लड सर्कुलेट होगा, है ना, मेन काम यही होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होगा, ब्लड पंप होगा थ्रू द ऑर्टर टू ऑल द बॉडीज, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल वीक हो गई है, इतना डायलेटेड हो गई है, सो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, सिस्टोलिक फंक्शन, पुअर सिस्टोलिक फंक्शन होगा। पुअर सिस्टोलिक फंक्शन होगा तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, है ना, कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, कम होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम होगा, ठीक है, इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम होगा, कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, ये बात तो समझ में आ गया, ठीक है। उसके अलावा कार्डियोमेगैली होगा। क्यों होगा कार्डियोमेगैली? क्योंकि जो ब्लड है अच्छे से पंप आउट नहीं हो रहा है, मतलब ब्लड तो आया, ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल में आया ब्लड, बट वो पंप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो मसल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, कॉन्ट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है वो उसकी उतनी अच्छी नहीं है, पुअर हो गई है, सो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं पा रहा है, सो ब्लड उसके अंदर स्टेसिस है, ब्लड स्टेसिस है तो ब्लड रहेगा तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रोम्बस होने के चांसेस है, सो पुअर ब्लड
फ्लो थ्रू द वेंट्रिकल, कॉज वेंट्रिकुलर और एट्रियल थ्रोम्बस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो थ्रोम्बस बनने के चांसेस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड क्या होगा, उसके अंदर ब्लड स्टेसिस होगा तो कार्डियोमेगाली, मतलब कि और जो हार्ट है इनलार्जमेंट हो जाएगा, है ना। सो कार्डियोमेगाली भी हो जाएगा, ठीक है ना। थ्रोम्बस के चांसेस भी है, कार्डियोमेगाली भी हो गया। उसके अलावा और क्या होगा, इंक्रीजिंग द पल्मोनरी प्रेशर। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड है वो अच्छे से पंप आउट नहीं हो पा रहा है थ्रू द ऑर्टा, सो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड भी कम आएगा। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कम आएगा तो ऑफ कोर्स क्या होगा, पल्मोनरी कंजेशन होगा, है ना। सो पल्मोनरी प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा एंड सिस्टमिक वीनस प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा आपको ना इसमें डाइक्रोटिक पल्स देखने को मिलेगा। डाइक्रोटिक पल्स में बेसिकली क्या होता है कि डाइक्रोटिक पल्स मतलब क्या है कि आपको 2 बीट होगा, एक हमारा जो साइकिल होता है ना, एक जो हमारा साइकिल होगा उसमें आपको 2 बीट फील होगा, 2 बीट फील होगा, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। यूजुअली जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, ड्यूरिंग सिस्टोल हमारा जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपको एक सिस्टोल वाला पल्स फील होगा, बट जब डायस्टोल वाला भी आपको फील होगा, क्योंकि जो ऑर्टिक प्रेशर है ना वो कम हो गया है। सो आपको 2 बीट एक ही साथ फील होंगे, सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक, दैट इज द डाइक्रोटिक पल्स होगा एंड पैन सिस्टोलिक मर्मर होगा, है ना, ठीक, क्योंकि रिगर्जिटेशन हो रहा है, ठीक है। सो ये हमारा क्लिनिकल फीचर्स में ये सारी चीजें देखिएगी। पुअर सिस्टोलिक फंक्शन तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, तो एक्टिविटी इंटॉलरेंस होगा, थोड़ा भी कुछ करेगा तो वो एकदम थक जाएंगे, ठीक है ना। सो ये सारी कुछ देखने को मिलेगा। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो इको, ऑफ कोर्स इको में हमें हर चीज पता चल जाएगा, मसल्स, मायोकार्डियम का, ईच एंड एवरीथिंग की, वेंट्रिकल्स की वो थिकनेस कितनी है, कितना साइज है, एट्रियम का साइज कितना है, पल्स, है ना, तो ये सब कुछ दिख जाएगा। प्लस कार्डियक एमआरआई इज ऑल्सो द डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, उसके थ्रू भी हम डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है ना। देन अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, सो ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, फर्स्ट वन इज द आईसीडी। आईसीडी क्या है, आईसीडी इज द इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिवाइस, है ना, आईसीडी। आईसीडी हम क्यों लगा रहे हैं, देखो यहाँ पे आईसीडी का काम क्या होता है, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिवाइस, मतलब एज द नेम सजेस्ट इम्प्लांटेबल, मतलब कि इम्प्लांट करते हैं। सो बेसिकली हमारे क्लेविकल के अंडर, जो स्किन के अंडर इसको इम्प्लांट कर देते हैं एंड इसके अंदर एक लीड्स होती है, सी दिस इज द, ये हमारी बैटरी है और इससे एक लीड जाती है जो कि हार्ट के चैम्बर्स में जाती है ना, वेंट्रिकल्स में जाती है, ठीक है। और क्या करता है ना, कि आईसीडी करता क्या है, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिवाइस क्या करता है, मैंने अभी क्या बताया कि इसमें हमारा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या हो रहा है कि चांसेस ऑफ अरिथमियाज है, अरिथमियाज तो है ही है ना, कि मतलब हार्ट रेट एकदम से बढ़ जाएगी, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है, ठीक है ना। सो आईसीडी क्या करेगा, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिवाइस हम लगा देंगे तो क्या करेगा, जैसे ही लेट सपोज हमारे हार्ट का जो एबनॉर्मल रिदम स्टार्ट हो जाएगा, तो ये इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिवाइस क्या करेगा, सेंस करेगा एंड वो सेंस करेगा कि अभी ना एबनॉर्मल रिदम हो रहे हैं। सो वो एबनॉर्मल रिदम को बैक करके अपना रिदम स्टार्ट करेगा, न्यू रिदम स्टार्ट करेगा जो कि नॉर्मल होगा, ठीक है ना। सो इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिवाइस ये करेगा, सो लाइक एबनॉर्मल रिदम को रिप्लेस करके नॉर्मल रिदम करेगा, सो लाइक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होने के चांसेस नहीं होंगे, है ना, एंड उसकी वजह से जो डेथ होगा, सडन डेथ, वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट इज दैट फॉर अरिथमिया के लिए, है ना, अरिथमिया के मैनेजमेंट के लिए हमने आईसीडी लगा दिया। सेकेंड ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, सीआरटी। सीआरटी क्यों होता है, देखो बेसिकली क्या होता है ना, जैसे कि हम जो नॉर्मल पर्सन है, हमारा जो दोनों वेंट्रिकल्स है, हमारा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। बट इन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, लेट्स सपोज लेफ्ट वेंट्रिकल इतना इनलार्ज हो गया, इतना ज्यादा इनलार्ज हो गया है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल नॉर्मल है, ऐसे दोनों ना सिंक्रोनी नहीं होगी, जो कंडक्शन सिस्टम है ना, लाइक फ्रॉम द एसए नोड टू एवी नोड, देन बंडल ऑफ हीज, देन राइट और लेफ्ट साइड जो जाएंगे हमारे ट्रांस, वो कंडक्शन सिस्टम वो प्रॉपर नहीं जाएगा। सो लेफ्ट हो सकता है कि लेफ्ट जो वेंट्रिकल है वो लेट कॉन्ट्रैक्ट करे, राइट पहले कर ले, मतलब दोनों में सिंक्रोनी नहीं होगा। सो अगर सिंक्रोनी नहीं होगा तो ऑफकोर्स इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा, उससे उसकी वजह से भी और सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, है ना, डिजीनेस हो सकता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं सीआरटी। सीआरटी क्या है, सीआरटी इज अ काइंड ऑफ पेस मेकर, समझ लो आप, बेसिकली ये क्या है, दैट इज द कार्डियोवर्टर रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी, ठीक है ना। सो कार्डियोवर्जन रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी है, इसमें देखो ये हमारा, ये भी काइंड ऑफ आईसीडी की तरह, ऐसे पेस मेकर समझ लो आप, पेस मेकर की तरह बैटरी होती है जो कि अंदर लगाते, क्लेविकल के अंडर सबक्यूटेनियस स्पेस में लगाते हैं एंड इससे 3 लीड्स जाती है। एक लीड हमारा राइट एट्रियम को सेंस के पास जाती है एंड दूसरी लीड जो है वो राइट वेंट्रिकल के पास जाती है एंड थर्ड जो लीड है ना, कोरोनरी साइनस से कहाँ जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाती है। एंड जैसे ही वो सेंस करता है कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल लाइक दोनों अलग अलग टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो उसको रीसिंक्रोनाइज करता है, मतलब नाम में ही
ही छुपा हुआ है CRT रीसिंक्रोनाइजेशन। तो अगर दोनों की सिंक्रोनी नहीं होती है, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो दोनों को वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कराता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। तो वो भी हम करते हैं इन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में। सो एक हमारा ICD ट्रीटमेंट हो गया एंड दूसरा हमारा CRT हो गया। तो अगर किसी पेशेंट में अरिथमिया के ज़्यादा चांसेस है तो उसमें हम ICD लगाएंगे। अगर किसी में ये चांसेस है कि उसका लेफ्ट वेंट्रिकल डिले कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या दोनों में सिंक्रोनी नहीं है, तो हम CRT लगाएंगे, ठीक है। एंड अगर दोनों ही चांसेस है कि अरिथमिया की भी चांसेस है उसको और दोनों वेंट्रिकल भी साथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो दोनों डिवाइस भी लगाते हैं, ठीक है। एंड थर्ड इज द कि हमने ये डिवाइस भी लगा दिया, स्टिल उसका ये जो प्रॉब्लम है वो मैनेज नहीं हो पा रहा है, देन द थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन दैट इज द कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, जो डिजीज हार्ट है, जो डिजीज चैम्बर्स है, जो डिजीज हार्ट है, उसको रिप्लेस करते हैं विद द हेल्दी, है ना। सो हेल्दी हम कहाँ से लेते हैं, ऑफकोर्स द डिजीज पर्सन से लेते हैं जिसका ऑलरेडी डेथ हो रखा है, और एंड स्टेज जो फेलियर, जो ऑर्गन फेलियर पेशेंट होते हैं, उनमें से जो हमारा हार्ट है वो निकालते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना। सो कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन इज द लास्ट ऑप्शन अगर ये दोनों मेथड फेल हो जाएंगे तो, ठीक है। सो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इन द सिंपल वर्ड, जो वेंट्रिकल्स है वो डायलेट हो जाएगी, स्ट्रेच होगी, डायलेट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो वॉल है वो एकदम जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी, थिन हो जाएगी, एंड जो चैम्बर्स है वो इनलार्ज हो जाएगी, चैम्बर्स इनलार्ज हो जाएगी, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। सो सिस्टोलिक डिसफंक्शन होगा, ठीक है, पुअर इजेक्शन फ्रैक्शन होगा, पुअर लो कार्डियक आउटपुट होगा, पल्मोनरी कंजेशन भी होगा, हमारा क्या बोलते हैं सिस्टेमिक कंजेशन भी होगा, ठीक है ना। सो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेगा, थ्रोम्बस के भी चांसेस है, ठीक है। देन कमिंग टू द सेकेंड वन दैट इज द रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। सो देखो, जो हमारा ये था ना डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, दैट इज द मोस्ट कॉमन, मतलब ऑल ओवर द कार्डियोमायोपैथी में जब जो सबसे मोस्ट कॉमन है दैट इज द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। सेकंड हमारा है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, दैट इज द लीस्ट रेयर टाइप, बहुत रेयरली रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी होती है, ठीक है ना। सो रेस्ट्रिक्टिव में क्या होता है, सो इज द नेम सजेस्ट रेस्ट्रिक्टिव, क्या रेस्ट्रिक्टिव हो गई है, जो हमारी वेंट्रिकल्स की जो वॉल हो गई है ना वो क्या हो गई है, वो स्टिफ और रिजिड हो गई है। सी दिस इज द वेंट्रिकल, दिस इज द वेंट्रिकल, है ना, है ये हमारे वेंट्रिकल्स है। सो जो वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स है ना वो क्या हो गई है, स्टिफ और रिजिड हो गई है, जो मसल्स जो वॉल है वो क्या हो गई, एकदम स्टिफ सी हो गई है, रिजिड सी हो गई है, ठीक है ना। अब आप खुद ही सोचो कि ये मतलब जो हमारे मसल्स है वो हार्ट के जो मसल्स है वो कैसा होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए ना, क्योंकि उसका काम ही क्या है, पंप करते रहना, पंप करते रहना, पंप रिलैक्स, सो इट शुड बी वेरी इलास्टिक, राइट। बट यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स है जो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए अच्छे से बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी, वो क्या होगी, उसकी इलास्टिसिटी कम हो गई है, उसकी इलास्टिसिटी कम हो गई है, मतलब वो जो वॉल है वो क्या हो गई है, थिक नहीं हुई, सॉरी रिजिड हो गई है, रिजिड हो गई है, ठीक है ना, रिजिड हो गई है, स्टिफ हो गई है। अब आप खुद ही सोचो, ये रिजिड और स्टिफ होगा तो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा नहीं ना, क्योंकि इतना ज्यादा रिजिड है, स्टिफ है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। सो इट कांट एक्सपेंड एंड फिल विथ ब्लड, ठीक है, मतलब कि अगर इलास्टिसिटी अच्छी है तो क्या होगा, अच्छे से एक्सपेंड करेगा, अच्छे से रिलैक्स होगा, है ना, तो अच्छे से एक्सपेंड करेगा तो अच्छे से ब्लड आएगा, अच्छे से वो होगा तो अच्छे से ब्लड पंप आउट होगा। बट ये तो रिजिड हो रखी है, स्टिफ हो रखी है, तो ना ही एक्सपेंड हो पाएगा, तो ब्लड भी फिल नहीं हो पाएगा अच्छे से। सो लाइक फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल अच्छे से ब्लड फिल नहीं हो पाएगा। अब सोचो, ऊपर से ही नीचे ब्लड कम आएगा तो बाहर भी ब्लड कम जाएगा, तो ऑर्टा के थ्रू बॉडी को भी ब्लड कम मिलेगा, है ना। सो ये इसमें प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है, स्टिफ एंड रिजिड वेंट्रिकुलर वॉल, जो वेंट्रिकल की जो वॉल है वो क्या हो गई है, रिजिड हो गई है। डेट इम्पेयर द डायस्टोलिक फीलिंग। आई बस समझे क्यों डायस्टोलिक फीलिंग, क्योंकि जो वॉल्स है हमारे वेंट्रिकल्स की वो एकदम रिजिड सी हो गई है, स्टिफ हो गई है, तो एक्सपैंड नहीं कर रही है। अब देखो, अब ऊपर से ब्लड आना, लेट्स सपोज दिस इज द बॉटल है, कुछ है ना, तो लेट्स सपोज दिस इज अ बलून एंड ये अब एक्सपेंड नहीं कर रही है, तो आप और पानी नहीं डाल सकते हो ना, आप उसमें और हवा नहीं भर सकते हो, बिकॉज ये एक्सपेंड नहीं कर रही है, फट जाएगी। तो अगर एक्सपेंड ही नहीं कर पाएगी तो और ब्लड ऊपर से आ ही नहीं पाएगा। सो डायस्टोलिक फीलिंग, जब हमारा डायस्टोल के टाइम जब हमारा एट्रियम से जब वेंट्रिकल्स में ब्लड आते हैं वो प्रॉपर फिल नहीं हो पाएगा, राइट। सो स्टिफ रिजिड वेंट्रिकुलर वॉल डेट इम्पेयर द डायस्टोलिक फीलिंग एंड वेंट्रिकुलर स्ट्रेच। वेंट्रिकुलर स्ट्रेच भी ऑफ कोर्स फीलिंग क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो वेंट्रिकुलर है वो स्ट्रेच नहीं हो रहा है, वेंट्रिकल स्ट्रेच नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ डेट फीलिंग नहीं हो पा रही है प्रॉपर, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, वेंट्रिकल का साइज तो नॉर्मल रहेगा। देखो, इन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में जो वेंट्रिकल है वो क्या हो गया था, चैम्बर्स इनलार्ज हो गया था, बट यहाँ पे जो वेंट्रिकल का जो साइज है वो क्या होगा,
होगा, नॉर्मल होगा। वेंट्रिकल का साइज नॉर्मल रहेगा बट एट्रियल जो है वो डायलेट होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो आप खुद ही सोचो, वेंट्रिकल स्टिफ हो रखी है, रिजिड हो रखी है, एक्सपैंड नहीं हो रही है, तो ऊपर से ब्लड आ नहीं पा रहा है, बट साइज नॉर्मल है, ओनली स्टिफ एंड रिजिड हो रखी है, ठीक है। बट ऊपर हमारा एट्रियम है, एट्रियम में ब्लड है ना, वो ब्लड नीचे आ नहीं पा रहा है, तो उसमें ब्लड स्टेसिस होगा, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, तो इनलार्ज ही होगी ना। सो एट्रियल क्या हो रही है, एट्रियम हमारी इनलार्ज हो रही है। सो इन रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी जो वॉल है वो रिजिड है, स्टिफ है, सो डायस्टोलिक फीलिंग नहीं हो रही है, क्योंकि जो हमारा जो वेंट्रिकल है वो हमारा स्ट्रेच नहीं हो रहा है ना, स्ट्रेच नहीं हो रहा है। साइज नॉर्मल है, वेंट्रिकल की साइज नॉर्मल है, एट्रियम की साइज इनलार्ज हो रखी है, ठीक है। सो अगर हम कॉज की बात करें, इसका क्या क्या कॉज होता है, सो बिकॉज ऑफ द अमाइलॉइड डोसिस, मतलब कि अमाइलॉइड प्रोटीन होती है, उसकी डिपोजिशन होने की वजह से, या फिर रेडिएशन की वजह से, या फिर सार्कोइडोसिस की वजह से, हीमोक्रोमेटोसिस की वजह से, है ना, स्क्लेरोडर्मा की वजह से, इनकी डिपोजिशन की वजह से वहाँ पे स्कैरिंग हो गई है ना। सो इस वजह से वो क्या हो गई, जो वॉल है, मसल्स की जो वॉल है वो स्टिफ और रिजिड हो रखी है। आई बात समझ में? ठीक है, ये तो बात समझ में आ गया। तो उसकी वजह से क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे, तो देखो क्लिनिकल फीचर्स डिपेंड करता है कि कौन सा वेंट्रिकल इन्वॉल्व है। लेट्स सपोज अगर राइट वेंट्रिकल्स की वॉल रिजिड और स्टिफ हुई है, मतलब कि जो राइट वेंट्रिकल का जो स्ट्रेचिंग, जो कॉम्प्लायंस है वो डिक्रीज होगी। आई बस में, अगर राइट वेंट्रिकल का जो वॉल है वो स्टिफ और रिजिड हुई है, इसका मतलब क्या है कि जो राइट वेंट्रिकल की जो हमारा कॉन्ट्रैक्टिंग जो पावर था वो कम हो जाएगा, उसकी कॉम्प्लायंस पावर कम हो जाएगा, स्ट्रेचिंग पावर कम हो जाएगा। सो उसकी वजह से क्या होगा, अगर राइट साइड, आप खुद ही सोचो, अगर राइट साइड की कॉम्प्लायंस कम होगा तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आएगा। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे, राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आ रहा था, हमारे बॉडी ऑर्गन से आ रहा था। सो बॉडी ऑर्गन से प्रॉपर ब्लड हमारे राइट एट्रियम में नहीं आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, एंड वेंट्रिकल से हमारे लंग्स में नहीं जा पाएगा। सो बेसिकली कहाँ पे ब्लड सारा स्टोर होने लग जाएगा, हमारे पेरिफेरी में, है ना, पेरिफेरी सिस्टमिक में हमारा ब्लड स्टोर होने लग जाएगा। तो जो भी सिम्टम्स आएंगे ना, याद करो आपको, राइट साइड हार्ट फेलियर वाला सिम्टम्स आएगा। क्या क्या आएगा, एक पीडल एडिमा होगा, असाइटिस हो जाएगी, मतलब हर जगह फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाएगा ना, तो पैरों में फ्लूइड इकट्ठा होगा तो पीडल एडिमा होगा, क्या बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी में होगा तो असाइटिस होगा, हेपेटोमेगैली हमारा अगर लिवर में होगा तो हेपेटोमेगैली हो गया, है ना। उसके अलावा कुछ स्मॉल साइन होगा, लाइक जेवीपी राइज होगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, है ना। तो सारा राइट साइड हार्ट फेलियर वाला हमारा सिम्टम्स होगा। वैसे भी हमने पढ़ा ना, कार्डियोमायोपैथी में प्रॉब्लम बेसिकली क्या होगा, या तो अरिथमियाज हो सकते हैं, या तो हार्ट फेलियर हो सकता है, एंड बिकॉज ऑफ डेथ सडन डेथ भी हो सकती है, ठीक है ना। सो अगर राइट वेंट्रिकल अगर कॉम्प्लायंस कम होगा तो ये सिम्टम्स होगा, एंड अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉम्प्लायंस कम होगा तो आप खुद सोचो, लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉम्प्लायंस कम हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कहाँ से आ रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा था हमारा एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम से, एंड लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आ रहा था, हमारा पल्मोनरी वेन से आ रहा था, मतलब लंग से आ रहा था। सो मतलब लंग से ब्लड आ रहा था लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा था। अब लेफ्ट वेंट्रिकल बेचारा एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, अब ये एक्सपेंड नहीं कर पाएगा तो लेफ्ट एट्रियम से नीचे ब्लड नहीं आ पाएगा। सो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड रहेगा, अब लेफ्ट एट्रियम बेचारा कितने हद तक ब्लड ले पाएगा, तो ब्लड कहाँ कहाँ रहने लग जाएगा, हमारे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी कंजेशन होने लग जाएगा। पल्मोनरी में हमारे जो भी इंटरस्टिशियल स्पेस है, हमारे क्या बोलते हैं एल्वियोली है, वहां पे फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाएगा। सो पल्मोनरी कंजेशन होगा, है ना। सो लाइक पल्मोनरी एडिमा हो गया, है ना, प्लस क्लॉट्स इन लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल में हो सकता है, क्योंकि जो ब्लड आया है, जो इसके अंदर ब्लड आया है वो भी तो ऐसे प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि तो उसके अंदर ब्लड स्टेसिस होगा तो क्लॉट्स के भी चांसेस है ना। सो क्लॉट्स के चांसेस है, सो एम्बोलिक स्ट्रोक के भी चांसेस है, प्लस एफर्ट इनटॉलरेंस होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कम आ रहा है। अब कम ब्लड आ रहा है तो कम बाहर जाएगा, बाहर मतलब ऑर्टर के थ्रू हमारे बॉडी में कम जाएगा, मतलब कि कार्डियक आउटपुट कम है, कार्डियक आउटपुट कम है तो ऑफ कोर्स क्या होगा, एफर्ट इंटॉलरेंस होगा। थोड़ा सा भी कुछ करोगे थक जाओगे आप, थोड़ी सी आपने 5-6 स्टेयर्स ऊपर गए, आप थक गए, पहले आप इतना सारा काम करते थे, आप थोड़ा सा भी काम करते थक जाते हो, है ना। सो ये सारी चीजें प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। सो ये हमारा क्लिनिकल फीचर हो गया। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो ईसीजी में आपको क्या दिखेगा, ईसीजी में आपको लो वोल्टेज ईसीजी होगा, एंड अगर आपने एको किया, ट्रांसथोरेसिक एको कार्डियोग्राफी या फिर ट्रांस इसोफेजियल एको कार्डियोग्राफी किया, तो उसमें जो वॉल की जो थिकनेस है ना वो क्या होगी,
नॉर्मल होगी, है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल की थिकनेस क्या होगी, नॉर्मल होगी, वो तो रिजिड हो गई है खाली, है ना। एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉम्प्लायंस कम होगा तो, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड इसमें क्या होता है ना, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में जो गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस है दैट इज मेड बाय एंडोमायोकार्डियल बायोप्सी। बायोप्सी के थ्रू हम चेक करेंगे कि उसमें किस चीज का डिपोजिशन हुआ है, प्रॉपर अच्छे से दिख जाएगा ना। सो बायोप्सी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस क्राइटेरिया फॉर द रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। आई पसंद में, सो एंडोमायोकार्डियल बायोप्सी। उसके अलावा अगर हम कार्डियक एमआरआई में हमें प्रेफर इमेजिंग मोडेलिटी, सो दो चीजें यहाँ पे है, दो पॉइंट यहाँ पे है कि गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड फॉर डायग्नोज द रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी दैट इज द एंडोमायोकार्डियल बायोप्सी। बट आप सबको पता है कि बायोप्सी नाम सुनते ही लाइक जो नॉर्मल पर्सन है उनको लगता है पता नहीं वहां से मसल लेंगे, मसल का टुकड़ा लेंगे, ऐसे समझाते हैं उनको, तो उनको डर लगेगा। एंड अगर हमने उनको बोल दिया कि आपके हार्ट से एक टुकड़ा लेंगे तो कितना डर लगेगा ना। सो बहुत सारे पेशेंट इसको अवॉइड करना चाहते हैं एंड उसके लिए सो दैट्स वाई सेकंड जो हमारा प्रेफर इमेजिंग मोडेलिटी होगी दैट इज द कार्डियक एमआरआई, उसमें हमें प्रॉपर दिख जाएगा, ठीक है ना। सो इको इज नॉट प्रेफर मोडेलिटी, प्रेफर क्या बोलते हैं डायग्नोसिस मोडेलिटी, कार्डियक एमआरआई इज द बेस्ट वन, ठीक है। उसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें सो अगेन आईसीडी, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिवाइस, क्योंकि अरिथमिया के चांसेस है, ठीक है, दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। आईसीडी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ठीक है। उसके अलावा हम डायूरेटिक्स देंगे कब, अगर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉम्प्लायंस कम है, पल्मोनरी एडिमा के चांसेस है, पल्मोनरी एडिमा हो गया है, एंड लाइक राइट वेंट्रिकुलर कॉम्प्लायंस में भी पीडल एडिमा हो रहा है, मतलब एडिमा ही एडिमा हो रहा है, सो डायूरेटिक देंगे, है ना, सो दैट एक्सेस जो फ्लूइड है वो बाहर जाए थ्रू यूरिन। एंड वार्फरिन देंगे क्योंकि यहाँ पे देखो एम्बोलिक स्ट्रोक के चांसेस है, सो हम वार्फरिन देंगे एंड कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन इन द लास्ट स्टेज में, ठीक है। सो ये हमारा रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के बारे में था। देन द थर्ड वन इज द हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। सी दिस इज द हाइपरट्रॉफिक, दिस इज अ नॉर्मल वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स, दिस इज द नॉर्मल, है ना, एंड दिस इज द हाइपरट्रॉफिक एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर एंड अप्रिसिएट कि कितना ज्यादा हाइपरट्रॉफिक हो रखी है, ठीक है ना। सो हाइपरट्रॉफिक में क्या होता है ना कि heart muscle asymmetrically increases in size and mass especially along the septum। जो हमारा septum है ना, this is the septum, you know this is the septum, दिस इज अ सेप्टम। सो सेप्टम क्या होने लग जाता है, थिक होने लग जाता है। सेप्टम के जो वॉल्स है वो क्या होने लग जाते हैं, थिक होने लग जाते हैं, ठीक है ना। सो जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है वो क्या होने लग जाते हैं, थिक होने लग जाते हैं, ठीक है ना। सो क्यों थिक होते हैं, ऑफकोर्स वहाँ पे जो मसल्स के जो साइज और मास है वो इंक्रीज होने लग जाते हैं। एंड वो कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होता है, ऐसे नहीं कि दोनों एकदम सिमेट्रिकली हो गए, नो, एसिमेट्रिकल होता है। यू कैन सी यहाँ पे कुछ ज्यादा है, यहाँ पे कम है ना, या फिर यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, सो एसिमेट्रिकल होता है वो। So heart muscle asymmetrically increases in size and mass, especially along the septum, ठीक है। सो इंक्रीज थिकनेस ऑफ हार्ट मसल्स, सो क्या होगा, अगर साइज एंड मास में इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी, इस मसल्स की जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब आप खुद ही सोचो, अगर थिकनेस ऑफ हार्ट मसल इंक्रीज हो जाएगी तो जो वेंट्रिकल की कैविटी है, मतलब ये बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, ये जो लेट्स सपोज दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ये हमारा सेप्टम है। अगर सेप्टम का जो मास है, साइज है, इंक्रीज होता रहेगा, सो ये लेट्स सपोज ये यहाँ तक हो जाएगा तो इसका साइज तो कम हो गया ना, पहले ये इतना था, इतना साइज हो जाएगा, तो धीरे धीरे साइज भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे जैसे सेप्टम ग्रोथ होगा तो साइज भी तो कम होगा, ठीक है। सो क्या होगा, इंक्रीज थिकनेस ऑफ हार्ट मसल रिड्यूसेस द साइज ऑफ वेंट्रिकुलर कैविटीज, है ना। जो वेंट्रिकुलर की जो कैविटी है, यहाँ पे देखो इतना कैविटी है, यहाँ पे देखो कितना कम हो गया है। सो जो हमारा वेंट्रिकल की जो कैविटी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। सो रिड्यूसेस द साइज ऑफ वेंट्रिकुलर कैविटीज एंड कॉज द वेंट्रिकल टू टेक लॉन्गर टाइम टू रिलैक्स आफ्टर सिस्टोल। तो जैसे ही अब वहां पे मसल मास बढ़ गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट हुई सो इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू रिलैक्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गई, अब रिलैक्स होने में धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है क्योंकि वहां पे साइज और मास बढ़ गया है ना, इसलिए तो एक तो कैविटी कम हो गई, स्पेस कम हो गया, प्लस रिलैक्स होने में भी टाइम लग रहा है उसको, ठीक है। सो एसिमेट्रिकल सेप्टल हाइपरट्रॉफी होगा, दिख गया हमें। सेकंड क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होगा एंड दैट इज डायनामिक। मतलब क्या है, लेट्स सपोज सी दिस इज द ऑर्टा, दिस इज द ऑर्टा, ये हमारा ऑर्टा है एंड ये हमारा पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे नॉर्मल देखो, ये हमारा ऑर्टा है एंड ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है ना। हमारा यहाँ पे ब्लड आया,
ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड ब्लड यहाँ से ऑर्टर के थ्रू बाहर चला जाएगा एंड बहुत इजीली चला जाएगा। बट यहाँ पे आप देखो, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर एंड इजीली फाइंड कि यहाँ पे ब्लड आया, एक तो कम ब्लड आया एंड ये देखो ऑर्टा को यहाँ पे इतना ज्यादा, ये जो सेप्टम में इतना ज्यादा इनलार्ज हो गया, थिक हो गया है कि जो ऑर्टा का जो स्पेस है वो क्या हो गया, ब्लॉक कर दिया ना, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है। तो ब्लड जो है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा जो हमारा वेंट्रिकल, तो ब्लड तो बाहर जा ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि पूरा का पूरा इसको ब्लॉक कर दिया है, जो रास्ते है ब्लड जाने का वो पूरा ब्लॉक कर दिया है, तो ब्लड प्रॉपर अच्छे से जा ही नहीं पाएगा, है ना। सो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर लेट सपोज अगर यहाँ पे ये वाला सेप्टम इनलार्ज होगा तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। अगर लेट सपोज सिर्फ यहाँ पे इनलार्ज होता तो ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता। सो ऑब्स्ट्रक्शन हो भी सकते हैं एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकता है एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव भी हो सकता है। ठीक है ना, इट इज डायनामिक। सो लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होगा। सो अगर जो भी ब्लड आया, पहली बात तो ब्लड कम आएगा, एंड जो ब्लड कम आएगा वो और कम ब्लड जाएगा। आई बस समझ में। सो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, बहुत ही कम होगा इसमें, है ना। सो कार्डियक आउटपुट कम होगा एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बनाना शेप्ड कैविटी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको दिख रहा है ऐसे बनाना शेप का नहीं हो गया। यहाँ पे देखो जो हमारा वेंट्रिकल कितना अच्छा सा इनलार्ज है, यहाँ पे बिकॉज ऑफ द थिकन वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो हमारा जो क्या बोलते हैं वेंट्रिकल की जो कैविटी है वो कैसी हो गई है, बनाना शेप की हो गई है। ठीक है, सो ये हमारी बात हुई। सो बेसिकली वेंट्रिकुलर क्या हो गया है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स के जो वॉल्स है वो हाइपरट्रॉफिक हो गई है, सेप्टम इनलार्ज हो गई है। सो बिकॉज ऑफ दैट जो वेंट्रिकल का साइज क्या हो गया, कम हो गया है। डायलेटेड में क्या हो रहा था, बढ़ गई थी, हाइपरट्रॉफिक में क्या हो गया, साइज कम हो गई है। ठीक है, सो अगर हम कॉज की बात करें, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज, मतलब कि ऑटोजोमल डोमिनेंट, दिस इज मोस्ट कॉमन जो कॉज बोले तो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज की वजह से होती है एंड दिस इज द ऑटोजोमल डोमिनेंट है, मतलब अगर फैमिली में किसी को है तो ये ट्रांसफर होता जाएगा। ठीक है ना, सो दिस इज द ऑटोजोमल डोमिनेंट होता है। ठीक है, सो क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे। सो देखो सबसे पहले क्या होगा, हमने क्या बोला कि सबसे पहले तो कम ब्लड आएगा एंड ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो कम ब्लड अगर गया, कम ब्लड गया तो क्या हुआ, कार्डियक आउटपुट कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से एफर्ट इंटॉलरेंस होगा। ठीक है, उसके अलावा सिनकोप विथ एक्सर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्योंकि पूरा ऑब्स्ट्रक्टेड हो रखा है, आउटफ्लो के थ्रू जो हमारा जो ऑर्टा है यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, तो ब्लड तो यहाँ से जा ही नहीं रहा ना, तो आप थोड़ा से भी कुछ काम करोगे, लेट सपोज बेसिकली बच्चों में ये कॉमन होता है ना, क्योंकि ऑटोजोमल डोमिनेंट है। तो अगर लेट सपोज वो खेलने गया, नॉर्मल सा वो खेलने गया, लेट सपोज वो फुटबॉल खेलने गया एंड फुटबॉल खेलते खेलते वो एकदम से गिर गया, दोस्तों को लगेगा कि मतलब गिर गया, नॉर्मल गिर गया, बट वो एकदम गिर गया एंड थोड़े टाइम के बाद लाइक इग्नोर करेंगे एंड वो उसकी सडन डेथ भी हो सकती है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट तो एकदम कम हो जाएगा ना, इंजेक्शन फ्रैक्शन तो है ही नहीं, बिल्कुल कम हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, सिनकोप विथ एक्सर्शन, इवन डेथ भी हो सकती है ना, सडन कार्डियक डेथ भी देखने को मिलता है। सो कार्डियक आउटपुट कम है, ठीक है, कार्डियक आउटपुट कम है, सो लाइक आपको एफर्ट इंटॉलरेंस होगा, सिनकोप विथ एक्सर्शन होगा, है ना, एंड सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती है, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सर्शन। अगर आपने थोड़ा सा भी अपनी एक्टिविटी इंक्रीज किया तो सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती है। ठीक है, सो ये हुआ, प्लस डिस्पनिया होगा, चेस्ट पेन होगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कम आ रहा है, सो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कम आ रहा है तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड है, सो लाइक हमारा पूरा पल्मोनरी कंजेशन होगा तो डिस्पनिया वगैरह सिम्टम्स होगा। ठीक है ना, चेस्ट पेन होगा क्योंकि हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कम आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड कम आ रहा है एंड सेकंड ऑब्स्ट्रक्शन है तो ब्लड कम ऑर्टर के थ्रू बाहर कम जा पा रहा है, बट वेंट्रिकल तो अपना पूरा कोशिश लगाएगा ना, अपना पूरा जोर जान लगाएगा कि किसी तरीके से मैं अपना कार्डियक आउटपुट करूं, मैं बाहर ब्लड भेजूं ऑर्टर के थ्रू, है ना। सो इंक्रीज अपनी वो अपना क्या बोलते हैं एक्टिविटी इंक्रीज करेगा, तो जिसकी वजह से आपको चेस्ट पेन भी देखने को मिलेगा, है ना, चेस्ट पेन और एक्सर्शन देखने को मिलेगा। एंड अदर देन दिस आपको अरिथमियाज भी होंगे ऑफकोर्स, क्योंकि कंडक्शन सिस्टम में भी तो एबनॉर्मेलिटीज होगी ना, सो अरिथमियाज के चांसेस है, अरिथमिया के तो तीनों में ही सारे ही कार्डियोमायोपैथी में चांसेस है। ठीक है ना, सो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है, जर्की पल्स होते हैं एंड सडन कार्डियक डेथ भी हो जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी सडन डेथ भी हो सकती है, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा तो सोचो ब्लड तो बिल्कुल जा ही नहीं पाएगा, ब्लड जाएगा नहीं, कार्डियक आउटपुट एकदम कम होगा तो सडन डेथ भी हो सकती है। ठीक है ना, सो डायग्नोसिस क्या है, अगर हम ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी करेंगे एंड उसमें हम वॉल की थिकनेस देखेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फ्री वॉल थिकनेस देखेंगे एंड ये अगर मोर देन 15 mm है, इट मीन्स कि हाँ वहाँ पे हाइपरट्रॉफिक हो गई है। अगर ये मोर देन 30 mm हुआ तो सडन कार्डियक डेथ हो सकता है, क्योंकि आउटफ्लो अच्छे से नहीं होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, तो ऑफकोर्स
सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। ठीक है, इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि ट्रीटमेंट में आप क्या दोगे। ड्रग ऑफ चॉइस अगर बोला तो प्रोपेनोलोल। प्रोपेनोलोल क्या है, दिस इज द बीटा ब्लॉकर, जो कि क्या करेगा, हार्ट रेट कम करेगा, है ना। सो प्रोपेनोलोल देंगे हम, ड्रग ऑफ चॉइस। एंड सेकेंड हमारा जो ड्रग है डेट इज द विरापामिल। विरापामिल क्या है, डेट इज द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। विरापामिल हम देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में बेसिकली हम कौन सा देंगे, हम देंगे विरापामिल। विरापामिल क्या करेगा, जो मायोकार्डियम है ना उसको थोड़ा रिलैक्स करेगा, है ना, मायोकार्डियम को रिलैक्स करेगा। तो बीटा ब्लॉकर में हम देंगे प्रोपेनोलोल, डेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। सेकेंड हमारा विरापामिल जो कि मायोकार्डियम को रिलैक्स करेगा। एंड थर्ड ड्रग है डेट इज द डाइसोपायरामाइड। डाइसोपायरामाइड क्या है, इट इज अ नेगेटिव आइनोट्रोप्स। आइनोट्रोप्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग इंक्रीज करता है। सो जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है ना वो कम करेगा, डेट इज द डाइसोपायरामाइड, जिसकी वजह से जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन था ना वो थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। आइनोट्रोप्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम करेगा, सो लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ा और कम होगा, इसलिए हम डाइसोपायरामाइड भी देते हैं। ठीक है ना। सो ये तो हमारा मेडिसिन है। उसके अलावा हमारा जो आईसीडी है, आईसीडी अगेन लाइक आईसीडी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ठीक है ना। सो अगर ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो प्रोपेनोलोल, एंड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज द आईसीडी, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिवाइस। सो बेसिकली इसका जो मेन इंडिकेशन क्या है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सडन कार्डियक डेथ, मतलब कि लेट सपोज कोई बॉय है, मतलब वो आता है, वो फुटबॉल लेट सपोज कुछ खेल रहा होता है, एकदम से वो सिनकोप हो जाता है, हॉस्पिटल लेके आता है, लाइक उसकी जो फैमिली है वो बता दी कि मेरा एक और बेटा था, वो ऐसे ही उसकी डेथ हो चुकी थी, हो गई है, लाइक ऐसे ही खेलते खेलते वो गिरा एंड वो डेथ हो गई थी। तो अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ सडन कार्डियक डेथ है ना, प्लस अनएक्सप्लेन्ड सिनकोप आता रहता है, थोड़े से भी काम करते हैं सिनकोप आ जाता है, या फिर बैठे बैठे भी सिनकोप आ जाता है। एंड अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर थिकनेस अगर मोर देन 30 mm ऑफ फ्री वॉल है, तो अगेन हम आईसीडी तो इम्प्लांट करना ही करना है। ठीक है ना। उसके अलावा ये तो हमारा ट्रीटमेंट हो गया। देन कमिंग टू द, क्योंकि इतना ज्यादा हाइपरट्रॉफिक है तो आईसीडी लगा दिया आपने, मेडिसिन दे दिया, तो जरूरी नहीं कि इंप्रूवमेंट होगा, मतलब कुछ तो आपको इंटरवेंशन देना पड़ेगा, सर्जिकल इंटरवेंशन देना पड़ेगा, है ना। सो इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन में क्या होता है, फर्स्ट इज द अल्कोहल बेस्ड सेप्टल एब्लेशन। इसमें क्या करते हैं ना कि यहाँ पे ना अल्कोहल को इंजेक्ट करते हैं, अल्कोहल को इंजेक्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से इंजेक्ट करते हैं। एंड अल्कोहल क्या करता है, ये जो एक्स्ट्रा जो मसल्स है ना उसको किल कर देता है ना। सो इंजेक्ट द अल्कोहल टू श्रिंक द पार्ट ऑफ सेप्टम, बेसिकली क्या करता है, किल कर देता है, श्रिंक कर देता है। और वही हमें चाहिए, कितना ज्यादा जो हाइपरट्रॉफिक हो गया वो थोड़ा श्रिंक हो जाए। सो हमारा एक अल्कोहल बेस्ड सेप्टल एब्लेशन होता है। एंड सेकेंड हमारा होता है मायोमेक्टोमी। मायोमेक्टोमी एज द नेम सजेस्ट, मायोमेक्टोमी मतलब कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ द थिकेंड सेप्टम। जो सेप्टम इतनी थिक हो रखी है उसको सर्जिकली उतना रिमूव कर दो। लेट्स सपोज ये इतना ज्यादा थिक हो रखी है ना, यहाँ पे ये इतना ज्यादा थिक हो रखा है, तो सर्जिकली हम क्या करेंगे, सर्जिकली इतना ये रिमूव कर देंगे। सो मायोमेक्टोमी। सो एक तो हमारा अल्कोहल बेस्ड सेप्टल एब्लेशन इज द सर्जिकल प्रोसीजर, और मायोमेक्टोमी। सो ये हमारे दो सर्जिकल प्रोसीजर है, ये हमारा ड्रग ऑफ चॉइस है, एंड आईसीडी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। सो आई होप आपको कार्डियोमायोपैथी अच्छे से समझ में आ गई होगी। डायलेटेड वेंट्रिकुलर इनलार्ज हो गई है, रेस्ट्रिक्टिव जो वेंट्रिकल्स की जो साइज है वो सॉरी जो वॉल है वो क्या हो गई है, रिजिड और स्टिफ हो गई है। एंड हाइपरट्रॉफिक जो सेप्टम है वो क्या हो गई है, हाइपरट्रॉफिक हो गई है। सो जो साइज है वेंट्रिकल्स की वो क्या हो गई, छोटी हो गई है। याद आप पढ़ो इसको, नोट्स बनाओ और रिवाइज करो, एंड माइंड में सोचो क्या कैसे हो रहा है, एकदम अच्छे से याद हो जाएगा, हर चीज एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।